100 करोड़ दूंगा और भारत के लोकतंत्र को कर दूंगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता फिर एक बार आप सभी के सामने हाजिर हूं अपने इस नए मुद्दे को लेकर। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला हाल ही में जॉर्ज सोरोस द्वारा पास किया गया है भारत सरकार के लिए, यानी टारगेट किया जा रहा है वर्तमान भारत सरकार को कि अगर मुझे 100 करोड़ भी देने पड़े मैं जरूर दूंगा, लेकिन भारत के लोकतंत्र को समाप्त कर दूंगा। तो क्यों दिया है उन्होंने ये स्टेटमेंट? क्या रंजिश चल रही है उनकी भारत सरकार के साथ और कौन है जॉर्ज सोरोस? आइए जानते हैं इस वीडियो के साथ। तो पहले हम जानने वाले हैं जॉर्ज सोरोस के इतिहास के बारे में कि कौन है ये जॉर्ज सोरोस, क्यों ये 90 साल का व्यक्ति भारत के लोकतंत्र को या फिर भारत को बर्बाद करने पर तुला है। तो आइए जानते हैं पहले इनके इतिहास के बारे में। जैसे कि हमें दिख रहा है, जन्म हंगरी में हुआ इनका, यहूदी परिवार से ये जुड़े हुए हैं। 1930 की ये बात है दोस्तों। सीधा सीधा पता है, जब हिटलर की बात करते हैं तो हिट मशीन की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं हिट मशीन की, एक तानाशाही शासन की हम बात कर रहे हैं। तो उन्हीं से बचने के लिए इन जॉर्ज सोरोस ने अपनी पहचान छुपाई या फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए इन्होंने बनवाए अपने फर्जी दस्तावेज। तो जैसे कि आपको देख रहा है, हिटलर से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए, अपना नाम चेंज किया, अपनी पहचान बदली। तो ये बात हुई इनके पहचान की और 1947 में जाकर शिफ्ट हो गए। कहाँ? लंदन में। कहाँ शिफ्ट हुए? लंदन में जाकर ये शिफ्ट हो गए। किसके डर से? हिटलर के इस तानाशाही से बचने के लिए। अब बात करेंगे कि उसके बाद जॉर्ज सोरोस जब लंदन शिफ्ट हुए तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने कार्ल पॉपर के, जैसे कि आपको इमेज यहाँ पे विजिबल हो रही है कार्ल पॉपर की, तो कार्ल पॉपर के निर्देशन में या फिर उनके अंडर में उन्होंने स्टार्ट की फिलॉसफी की पढ़ाई। फिलॉसफी की पढ़ाई जब स्टार्ट की तभी उनका इंटरेस्ट कहीं और शिफ्ट हुआ, लंदन के मर्चेंट बैंक में। यानी जब फिलॉसफी पढ़ रहे थे तो इनका इंटरेस्ट मर्चेंट बैंक में तब्दील हो गया, इंटरशिफ्ट हो गया और उन्होंने वह पढ़ाई वहीं छोड़ दी और उसको छोड़कर मर्चेंट बैंक इन्होंने ज्वाइन कर लिया। मर्चेंट बैंक ज्वाइन करने के बाद एक से एक पॉइंट को दोस्तों कड़ी की तरह जोड़ते चलना, ध्यान देते चलना, क्यों हम स्टार्टिंग से एंड तक का पॉइंट आपको बताने वाले हैं और उस कड़ी को कड़ी से जोड़ना है आपको। कि पहले बात करें यहूदी परिवार, यहूदी की बात करें हंगरी में तो हंगरी में हिटलर, और हिटलर से बात करें तो फर्जी दस्तावेज के बाद बात करें लंदन शिफ्ट हुए। लंदन शिफ्ट होने के बाद फिलॉसफी की पढ़ाई की, फिलॉसफी को आधा छोड़कर शिफ्ट किधर हुए? लंदन के मर्चेंट बैंक में। और लंदन के मर्चेंट बैंक को ज्वाइन करने के बाद इनमें स्टार्ट हुई एक रणनीति। इनके दिमाग में आए पैसे कमाने की रणनीति कि सारा खेल अगर है तो सिर्फ पैसा का है, कि पैसा किस प्रकार से कमाई जाए, किस प्रकार से अगर दुनिया पे वर्चस्व अपना हासिल करना है तो और सिर्फ पैसे से। तो उन्होंने ये रणनीति ली और 1956 में कहाँ आ गए? 1956 में ये आ गए न्यूयॉर्क। ध्यान दीजिएगा कि यहां से इन्होंने रणनीति सीख ली, इन्होंने एक स्ट्रेटेजी देख ली कि अगर अपने को दुनिया में या पूरे दुनिया में वर्चस्व कायम करना है तो कहाँ आना है? पैसा कमाना है। और इसी पैसे को कमाने के लिए इस रणनीति को लेकर 1956 में ये आ गए। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ये हुई अब तक की कहानी। इसके बाद हम जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो जैसे ये न्यूयॉर्क में आए 1956 में, उसके बाद उन्होंने फंड की स्थापना की। उस फंड का नाम क्या था? सोरोस, यानी सोरोस फंड की स्थापना की। इस फंड की स्थापना इन्होंने कब की? इस फंड की स्थापना की 1973 में। और जैसे ही फंड की स्थापना की, एक और स्ट्रेटेजी, यानी क्या किया इन्होंने? पाउंड खरीदने स्टार्ट किए। पाउंड खरीदे और पाउंड खरीदने के बाद करने लगे शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा सभी ने। किसका नाम सुना है? शेयर मार्केट आपने सुने होंगे। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग आपने सुना होगा कि
एक शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने के बाद जब उसकी वैल्यू बढ़ती है, घटती है, बेचना, खरीदना सब आपने सुना है, तो उस चीज को कहते हैं ट्रेडिंग। पर अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो ये भी रिलेटेड है दोस्तों पूरी तरीके से शेयर मार्केट से, ठीक है। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, शॉर्ट सेलिंग, शेयर मार्केट से। अब इसका सबसे अच्छी चीज और उदाहरण सही समझा जाए कि मान लीजिए किसी ने भी या कोई भी व्यक्ति ने एक शेयर खरीदा, और वो खरीदा नहीं, सॉरी, एक शेयर उधार लिया किसी से, खरीदा भी नहीं, इतना भी रिस्क नहीं लेना, क्या किया, उधार लिया उस शेयर को किसी और से, किसी कंपनी का एक शेयर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उधार ले लिया, मान लीजिए 300 रुपए के अंदर, और एक रूमर फैलाया, जब खरीदा उसके थोड़े दिनों बाद एक रूमर, एक अफवाह क्रिएट कर दी कि जिस कंपनी का ये शेयर है ये कंपनी डूबने वाली है, जिस प्रकार से वर्तमान हालात में आपको दिख रहा है अडानी के बारे में, उसी प्रकार से रूमर्स काफी फैलाए गए उस समय इनके द्वारा, और वो शेयर की वैल्यू जब नीचे आ गिरी, मान लीजिए 200-250 रुपए, मिनिमम देखा जाए तो 200 रुपए का वो शेयर हो गया, तब उन्होंने शेयर को वापस लौटा दिया। यानी जो शेयर उन्होंने 300 रुपए में लिया था, जो 300 रुपए में उधार लिया था, वही शेयर उन्होंने वापस लौटा दिया मात्र 200 रुपए में खरीद कर। कितने रुपए का मुनाफा हुआ, 100 रुपए का यहाँ पे इन्होंने मुनाफा किया। तो इस प्रकार से लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं कि पहले हाई डिमांड पे उसको उस शेयर को खरीदते हैं या फिर उधार लेते हैं, और जब वापस लौटाने की बारी आती है तो उस कंपनी के लिए एक रूमर क्रिएट कर देते हैं और उसको कम पैसे में वापस खरीद के उसको लौटा देते हैं, और इस प्रकार से मुनाफा कमाते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग, और ये किससे रिलेटेड है, शेयर मार्केट से। तो आपने यहाँ देख लिया कि इन्होंने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग की, ठीक है। पाउंड खरीदा, ब्रिटिश पाउंड खरीदा 1992 में, 1992 में पाउंड खरीदने के बाद उनकी शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट की, और शॉर्ट सेलिंग कर करके इन्होंने कमा लिए $1 बिलियन। इन्होंने तो कमा लिए, पर उस पाउंड की वैल्यू को बचाने के लिए ब्रिटेन के जो रिजर्व बैंक है उनको हुई दिक्कत, और उस पाउंड की वैल्यू को बचाने के लिए उनको खरीदने पड़े ये सारे शेयर। किसने खरीदे वो शेयर, रिजर्व बैंक ने, ठीक है। और वहीं से इन्होंने $1 बिलियन कमा लिए। इस प्रकार से ये स्ट्रेटेजी की पैसे कमाने की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिजर्व बैंक, इन्होंने बैंक ज्वाइन किया, बैंक से स्ट्रेटेजीज ली, पैसे कमाने की नीति सीखी, और पैसा कमाया किस प्रकार से और कितना कमाया ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये रणनीति जो इन्होंने यहाँ अपनाई ब्रिटेन के साथ, वही रणनीति इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया में भी लिया है, उनको भी इसी रास्ते, इसी कगार पर लाके उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से और उन्होंने कमाई की। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगर चर्चा करते हैं तो सोरोस का राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ। भाई अब आ गया है इनके पास पैसा, सिर्फ पैसा होना जिंदगी में काफी नहीं होता, ये इन्होंने देख लिया कि अगर पैसा है तो पावर भी जरूरी है, और पावर की बात की जाए तो डायरेक्टली इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया किसके साथ, राजनीति के साथ। तो पॉलिटी भी होना जरूरी है, पॉलिटिक्स भी होना जरूरी है, तो इनका प्रवेश हुआ राजनीति में। कुछ इस प्रकार से देखते हैं। 1984 में इन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया। क्या बनाया, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया, और अपना वर्चस्व फैलाने के लिए स्कॉलरशिप, टेक्निकल सपोर्ट और बिजनेस को सपोर्ट करना चालू कर दिया। अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, स्कॉलरशिप में पैसे लगाए, टेक्निकल सपोर्ट देने लगे, बिजनेसेस में पैसे देने लगे। तो इस प्रकार से इन्होंने राजनीति के लिए ये पहला कदम रखा। कब, 1984 में, किसके द्वारा, एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन खोल करके, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं, जब 1991-92 की बात करें तो यहाँ पे यूएसएसआर समाप्त हो गया था, ठीक है। यूएसएसआर, सोवियत संघ की हम बात कर रहे हैं, जो 15 देशों का एक संघ, ठीक है। जब उसकी समाप्ति हुई तो सोरोस ने अपना फाउंडेशन पोलैंड, रशिया, यूगोस्लोवाकिया में भी खोल दिया। इस प्रकार से खोलते खोलते ये 70 देशों में अपना ये वर्चस्व कायम कर चुके थे। कितने देशों में, 70 देशों में ये वर्चस्व यानी ये फाउंडेशन वहां पे जाके खोल चुके थे। अब उन देशों में लोकतंत्र में पैसा खर्च करना चालू किया,
लोकतंत्र में पैसा खर्च करने। क्या हुआ इसके पीछे देखते हैं कि जो भी ये संघ थे, पोलैंड फाउंडेशन, रसिया, यूगोस्लोवाकिया, इन्होंने अपना फंड खोला और यहाँ पे उन्होंने अब लोकतंत्र की स्थापना करना चालू किया, लोकतंत्र को बढ़ावा देना चालू किया। क्यों किया? क्योंकि ये सभी थे दोस्तों समाजवादी सरकार। समाजवादी सरकार है तो अगर वहां पे इनका फाउंडेशन खुल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप इनकी किसी ना किसी स्ट्रेटजी में जरूर होगा। तो उसी हस्तक्षेप को रोकने के लिए ये चाह रहे थे कि पूरी जो पावर है वो लोकतंत्र यानी लोगों के हाथ में चली जाए और लोग इनकी इन स्ट्रेटेजीज में दिमाग लगाएंगे नहीं। तो इस प्रकार की इन्होंने ये रणनीति बनाई और राजनीति में प्रवेश किया और पूर्ण रूप से लोकतंत्र को सपोर्ट करना चालू किया ताकि लोगों में इनका वर्चस्व और अधिक बढ़ सके। इसके बाद हम बात करते हैं अब 2017 तक सोरोस का फाउंडेशन 70 देशों में फैल गया, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, अब किसी नामी व्यक्तियों की बात करें, कुछ हस्तियों की बात करें तो बराक ओबामा, हेनरी क्लिंटन और जो बाइडेन तक के जैसे बड़े बड़े हस्तियों को इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक दान में दिए हैं। क्या दिए हैं दोस्तों? पैसे तक दान में दिए। इतनी बड़ी हस्ती इतना कमा लिया था। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद सोरोस और भारत। ये अब तक की हमने बात की कि अन्य देशों से फॉरेन में देखा जाए तो फॉरेन से इनका किस प्रकार से कनेक्शन था, वहां पे इन्होंने क्या रणनीति लगाई, किस प्रकार से पैसे लिए, किस प्रकार से पैसे कमाए, राजनीति में कैसे प्रवेश किया, किस प्रकार से देशों को यूज किया, उनके लोगों को यूज किया। पर अब बात करें भारत की कि ये भारत पे क्या करना चाह रहे हैं, क्यों भारत सरकार को टारगेट कर रहे हैं, क्यों ये अब वर्तमान भारत सरकार पर अड़े हुए हैं। तो आइए अब भारत सोरोस पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे सीधा सीधा देखा जाए तो पर्सनली वो पीएम मोदी को ना बल्कि वर्तमान सरकार को टारगेट कर रहे हैं। किसको? वर्तमान भारत सरकार को वो टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 2020 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में CAA, यहाँ पे एक नाम आया है CAA और दूसरा है NRC। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ये नागरिकता संशोधन अधिनियम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो अब तक 1951 से बनने के बाद इसमें कई संशोधन हो चुके हैं। संशोधन की बात करें तो हाल ही में 2019 के अकॉर्डिंग जो अंतिम में है और वहां पे नागरिकता प्रदान की गई है। अब ये किन की बात कर रहे हैं हम, किन्हें नागरिकता प्रदान की गई है? बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों शरणार्थियों को। किसको? शरणार्थियों को नागरिकता इसके अकॉर्डिंग प्रदान की गई है। अब वो शरणार्थी कौन कौन से है? वो जो पाकिस्तान, वो जो बांग्लादेश, वो शरणार्थी जो अफगानिस्तान में किसी ना किसी रूप से यानी धार्मिक रूप से क्या है? प्रताड़ित है। किस प्रकार से? धार्मिक रूप से प्रताड़ित। जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित शरणार्थी हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी भारत की 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। ठीक है, तो ये इसमें है। अब यहाँ पे इन्होंने इस रिपोर्ट को झूठा बताया है। गलत क्यों बताया है, क्यों इसका विरोध जताया? क्योंकि इसके अंतर्गत ये है कि ये तीनों देश की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? पाकिस्तान की, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो आप सभी को विदित है कि ये जो है इनमें अगर जाति के हिसाब से देखा जाए, धर्म के अनुसार देखा जाए तो 90% ऑफ धर्म का अगर दबदबा देखा जाए तो मुस्लिम का दबदबा है यहाँ पे। जबकि यहाँ जो नागरिकता प्रदान की गई है वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित यानी जो 5% लोग यहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं वो अलग, जैसे कि हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, इस प्रकार के जो अन्य धर्म है वो सभी जो प्रताड़ित हो रहे हैं इनके बीच में रहकर उन्हें शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी 2019 के इस एक्ट के दौरान। पर यहाँ पे जो बचे हुए ये 95 में से भी लोग, अगर 95% वाले मुस्लिम भी अगर ये गुहार कर रहे हैं, ये अपील लगा रहे हैं कि हमें भी नागरिकता प्रदान की जाए,
तो ये सरकार को कतई मंजूर नहीं है कि भाई तुम ऑलरेडी ऐसे देश में रहते हो, वहां के लोग हो जहाँ पे तुम्हारा 95% क्या है, दबदबा है तुम्हारे धर्म का, और वहां से उन्हीं के द्वारा तुम्हें अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भाई जैसे पहले स्थिति थी भारत की उसी में जुड़ जाओ। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो पहले भी तो भारत के ही देश थे ना, पहले भी भारत के हिस्से थे, तो इन्हीं में जुड़ जाओ। ठीक है, तो इस चीज को वो विरोध कर रहे हैं, इस चीज में वो जुड़ना नहीं चाह रहे, जोड़ना भारत सरकार नहीं चाह रही थी, तो इस चीज को उन्होंने एक मुद्दा बना दिया है, सीएए को एक मुद्दा बनाया, इसकी रिपोर्ट को गलत बताया। अब बात करें अगर एनआरसी की, तो एनआरसी दोस्तों एक रजिस्टर होता है, अगर सिंपल भाषा में बोले हम, एक ऐसा रजिस्टर जहां पे शरणार्थी कितने हैं और वहां के मूल नागरिक कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की एक रिपोर्ट होती है जहां पे अलग अलग नागरिकों को उनकी अलग अलग संख्या के अनुसार लिस्ट में बांटा जाता है उस रजिस्टर में, कि शरणार्थी कितने हैं, कितने लोग शरणार्थी हैं, कितने लोग बाहर से क्या आ रहे, कितने लोग यहाँ के मूल नागरिक हैं। तो इस प्रकार से एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए जो सभी देश की होती है पर भारत की नहीं है। तो इस चीज का भी यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, यहाँ पे मना किया जा रहा है इन दोनों ही रिपोर्ट को, कि इसको तो अभी तक लागू ही नहीं किया है, इसकी तो बात को अभी तक मंजूरी ही नहीं दी है। अब जब मंजूरी ही नहीं देगी, यानी इसका तो अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं बना है। क्या नहीं बना है, एनआरसी का तो अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं बना है। जब ड्राफ्ट ही नहीं बने हैं तो बिल कहां से पारित होगा, बिल ही नहीं बना है तो ये एक्ट कहां से बनेगा। यानी इसका तो उन्होंने मुद्दा यहीं पे छोड़ दिया और इसका पूर्ण तरह से विरोध बता रहा है। और यही क्या कर रहे हैं सोरोस कि 2020 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो मीटिंग जो हुई थी उसमें सीएए और एनआरसी को पूर्ण रूप से इन्होंने गलत बताया। ठीक है, तो अब बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। ओपन सोसाइटी ने भारत में करोड़ों रुपए निवेश किए। कहां पे, भारत में करोड़ों रुपए निवेश किए, यानी बात करेंगे एनजीओस की, कि जो ओपन सोसाइटी है अब भारत में आ रही है अपना दबदबा लेकर, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, एनजीओ में पैसे देना शुरू कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से इस प्रकार से भारत में, यानी भारत की राजनीति में ये एंटर हो चुके हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम कुछ ऐसे भारत की ही हस्तियां जो इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। कौन है ओपन सोसाइटी से जुड़े हुए लोग? अमर्त्य सेन, इंदिरा जयसिंह, हर्ष मंदर और भानु मेहता। ये इन हस्तियों को देख लीजिए दोस्तों, यही वो हस्तियां हैं जो चाहते थे कि भारत कभी राफेल ना खरीद पाए, राफेल उनकी पहुंच से दूर रहे ताकि भारत की सुरक्षा मजबूत ना हो सके। ठीक है, तो ये वही हस्तियां हैं भारत की कुछ। ये अब तक का इतिहास हमने पढ़ा कि भारत के लोग किस प्रकार से ओपन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से सोरोस इन सबसे कनेक्टेड है और किस प्रकार भारत से सोरोस कनेक्टेड हुए। ठीक है, वर्तमान हालात को अगर देखते हैं वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान अडानी को लेकर जो भी मुद्दे क्रिएट हो रहे हैं आप सभी को पता है हाल ही में, और भारत के लोकतंत्र, मोदी सरकार को गिराने के लिए इन्होंने बयान दिया है। और बयान क्या दिया है आप सभी के सामने फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बयान हाल ही में पेश किया है कि चाहे 100 करोड़ देने पड़े मैं दूंगा, पर भारत के लोकतंत्र को बर्बाद कर दूंगा, यानी वर्तमान भारत सरकार को मैं बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये सोरोस ने स्टेटमेंट दिया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये मेरा क्लास फिर एक बार एक्टिव होगी नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम इसका अलग मुद्दा लेंगे। तो तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर एक बार नए मुद्दे के साथ आप सभी के साथ निकिता मौर्य हाजिर रहेगी। थैंक यू।